हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग जो आपके साथ मैंने पिछली क्लास में जो संपूर्ण वर्णमाला डिस्कस की थी उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया होगा। और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें रख दिए थे। कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस लेक्चर से। ऐसे कोई कमेंट नहीं है जिसका एक बच्चे का जो था कि सर वर्ण में और फिर जो है ध्वनि में क्या डिफरेंस है। तो ध्वनि जो है स्वर के लिए हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, मतलब कोई ना कोई हमको ध्वनि करनी पड़ेगी और उन्हीं को हम लोग वर्ण के नाम से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो डाउट ऐसा कुछ नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा जो है क्या है, तो वो ध्वनि लगाना पड़ेगा, फिर आपको वर्ण लगाना पड़ेगा। ये चीज़ हमने आपको पीछे बता रखी है। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ थी वो टेलीग्राम चैनल है हमारा, और आप सर्च करेंगे हाईवे क्लासेस, यानी कि टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप सर्च करेंगे हाईवे क्लासेस, तो उसकी जो संपूर्ण पीडीएफ है वो हमने डाल रखी है। अगर आपके पास 5 या 10 मिनट भी होंगे और उस पीडीएफ को अगर आपने रिवाइज कर लिया तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है सगोश अघोष वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार समव्रत अव्रत, ये सारी चीज़ें आपको विव्रत, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं बहुत डिटेल से, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ ली है, वो लेक्चर लिया है, तभी इन क्वेश्चंस को करें, नहीं तो इन क्वेश्चंस को मत करें। हाँ, अगर आपको भरोसा है कि नहीं सर जी आप जो क्वेश्चन पूछोगे हम बता देंगे, हमने किसी और टीचर से पढ़ रखा है, तो बस मेरे को टेस्ट ही देना है, तो आप वो टेस्ट दे सकते हो आप। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सजा के रखे हैं जो हम आपसे आज पूछेंगे। और ये आने वाले जो आपका लेखपाल का एग्जाम है, ठीक है, और आपका जो पुलिस का एग्जाम है, और जो हमारे यूपी टेट सी टेट के साथी हैं, और जो हमारे सुपर टेट के साथी हैं, मेन चीज़ यहाँ देखा सुपर टेट, वो और जो भी एग्जाम लगाओ जिसमें हिंदी आ रही हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल हमने लिए हुए हैं, तो ठीक है। और इसका भी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड करा देंगे। ये क्लास होने के बाद में आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चंस को समझते हैं और एक एक क्वेश्चन लोग समझेंगे। हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल वाइज, और सारे क्वेश्चन मिक्स हैं यहाँ पर, पूरा ऑलराउंडर चेकअप है। ठीक है, पूरे उसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे साथ, कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछोगे तो यहाँ पर हम लोग शब्द नहीं लगाएंगे, व्यंजन नहीं लगाएंगे, स्वर नहीं लगाएंगे, तो राइट आंसर एक ही आता है डी, जिसका राइट आंसर डी है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। राइट आंसर हम लोग क्या करेंगे, वर्ण। तो अगर ध्वनि होता तो ध्वनि करते, ध्वनि के बाद हम लोग वर्ण करते, वर्ण के बाद हम लोग फिर आते अपने आगे बढ़ते चीजों को। ठीक है, ऐसे करके। तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला कहते हैं, अब शब्दों के समूह को गलत कह रहे हो, वर्णमाला का संकलन नहीं, शब्द की गणना नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को डिटेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें डिटेल की जरूरत है सिर्फ उसी में डिटेल बताएंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कंठे ध्वनियां कौन सी हैं। तो कंठे ध्वनियां के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, जो सूत्र था उसका नाम था अकुहा अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्जनीय नाम कंठ। ये हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था। अगर आपने कंठस्थ कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि जो छोटा आ है और जो बड़ा आ है, ये कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। और पूरा का वर्ग, यानी कि जो का वर्ग में है, का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा, णा, ये यहाँ पर, तो ये पूरे कंठ से बोले जाएंगे। और उसके साथ में हा और उसके साथ में विसर्ग, यानी कि इतने लोग जो हैं ये कंठ से बोले जाएंगे। अब आप देख लीजिए कंठ ध्वनियां हैं, का खा बिल्कुल राइट आंसर है, यार रात नहीं है, ये कोई नहीं, बस राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन समझते हैं। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो हमने आपको रटाया था रिटुरसा नाम, अगला जो हमारा फॉर्मूला था उसका नाम था रिटुरसा नाम मूर्धन्य, रिटुरसा नाम मूर्धन्य, यानी कि ये वाले जो है ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। रिटुरसा का मतलब है कि आपको जो री है वो आपकी मूर्धन्य से बोली जाएगी, पूरा टावर्ग और ये वाला पेट चिरा वाला सा, तो ये कहाँ से बोले जाएंगे, मूर्धन्य से बोले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें टावर्ग का ये नहीं है, ये नहीं है, ये है टावर्ग।
टा, ठा, डा, डा, ढा। ठीक है, तो ध्यान रखना टा वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे। टा वर्ग में एक टा आएगा, ठा आएगा, डा आएगा और ये ढा आ जाएगा और ना आ जाएगा। तो ये हो गए आपके टा वर्ग के। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 अगला है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं, यानी कि अल्प प्राण आपको बताना है। तो अल्प प्राण में हमने आपको बता रखा है कि अल्प प्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएंगे सारे स्वर, सारे स्वर, और सारे स्वर के बाद में अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं हम सभी जानते हैं वर्ग कितने होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, साथ साथ में आप ध्यान रखेंगे जो अंतस्थ व्यंजन थे यारा लावा, या रा लावा। ठीक है, पूरा समझ लेना यारा लावा। और अयोग वहा में जो अनुस्वार था, यानी कि जो अंक बिंदी थी ये वाली, तो ये सारे अल्प प्राण के जो मैंने एग्जाम्पल है वो सारे लिख दिए हैं। आप फिर से समझ लो, सारे स्वर आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा यारा लावा और ये अनुस्वार हो जाएगा। बाकी जो बचे वो सब महाप्राण में चले जाएंगे। तो देखिए सारे स्वर में ये आ जा रहा है, हाँ ठीक आ जा रहा है। अच्छा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, तो अगर हम लिखें का, फिर लिखेंगे खा, फिर लिखेंगे गा, फिर लिखेंगे घा, फिर लिखेंगे णा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये कहलाएगा अल्प प्राण। तो ये पहला और तीसरा है, तो ये भी हो गया। तो ए भी हो गया। फाव बा, फाव बहा की बात करेंगे तो ये नहीं होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी हमको सारे लगाने हैं। तो अल्प प्राण कौन से हो जाएंगे, फिर से ध्यान समझ लो, सारे स्वर, पहले, तीसरा, पांचवा वर्ण और या अलावा अनुस्वार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन गलत है, नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण था वो नासिक व्यंजन था, वो हमने आपको पीछे बताया था। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है वो कौन कौन सा होता है, जैसे सबसे पीछे लेते हैं णा ले लेते हैं, फिर वहाँ ले लेते हैं, ये सारे जो णा है और जो ना है और जो मा है इनको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब आ जाएगा आपका ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, एदैतो कंठ तालव्य। एदैतो कंठ तालव्य का मतलब हो जाता है कि ऐसे वर्ण जो कंठ और तालव्य से दोनों से बोले जाते हैं। रीजन क्या था कि जो ए है वो कैसे बनता है, वो आ और ई से बनता है ए। तो आ होता है कंठ से बोला जाता है और ईचु ऐसा नाम तालव्य, यानी कि ये तालव्य से बोले जाते हैं, तो दोनों को मिलाकर बनता है कंठ तालव्य। इसीलिए ये ए दोनों से मिला है, कंठ से मिला है और तालव्य से मिला है, इसीलिए इसका नाम होता है कंठ तालव्य। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह अंग और आह को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, तो ये आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला है बताइए कि शब्द का द्वित्व व्यंजन कौन सा है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली। राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि द्वित्व व्यंजन बता देते हैं। एक बार सही से द्वित्व व्यंजन की परिभाषा समझ लो। द्वित्व व्यंजन की परिभाषा है कि स्वर रहित के बाद, स्वर रहित के बाद स्वर सहित व्यंजन आए। ध्यान समझना, स्वर रहित के बाद स्वर सहित व्यंजन आए, ये द्वित्व व्यंजन की परिभाषा होती है। जैसे दिल्ली, अब दिल्ली में ला जो है ये स्वर रहित है और ये पूरा ला जो है ये स्वर सहित है। अच्छा, इसी में नाम, इसी में जैसे पिल्लू, तो इसमें भी पिल्लू में भी जैसे चच्चा, तो चच्चा में भी है जैसे बच्चा। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि आधा वर्ण एक पूरा वर्ण आ जाए तो आप द्वित्व व्यंजन कह लोगे, तो आप चूक जाओगे। जैसे आप देखिए उच्चारण, उच्चारण आपसे पूछे क्या द्वित्व व्यंजन है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि उच्चारण में ये देखो स्वर रहित नहीं है। ये उच्चारण का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो ये होता है उत प्लस चारण। उत प्लस चारण, यानी कि जो चा है दरअसल ये चा नहीं था, ये ता था, क्योंकि उच्च जैसा कोई भी दुनिया में वर्ड नहीं होता है। उत मतलब होता है उत, तो उत प्लस चारण होता है, ता का चा बनता है, इसीलिए ये चा धोखे में रखा है इसने हमको, ये चार नहीं है, असलियत में था ये ता, तो उत ता से चा बना जाके। ठीक है, लेकिन यहाँ दिल्ली में जो ला है ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल में ला है। पिल्लू में जो ला है ओरिजिनल में ला है। यहाँ चच्चा में जो चा है आधा, ये ओरिजिनल चा है, यानी कि किसी को बदल के रूप में नहीं आया, तो यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल और पूछते हैं, अगर हम पूछे सज्जन में, आप कहोगे सज्जन को कहोगे द्वित्व व्यंजन, कहीं नहीं कहोगे, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बना है सत प्लस जन, यानी कि सत मतलब अच्छे, जन मतलब लोग, अच्छे लोग, यानी कि ता जो है ये जा से बना है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि द्वित्व व्यंजन कैसे पहचानेंगे।
आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आपने संधि पढ़ ली तो द्वित व्यंजन आप पहचान लोगे। संधि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक हमारा पूरा संधि का होगा, एक साथ में पूरी संधि समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिए, बस और कुछ नहीं है। आप विश्वास रखिए और बने रहिए, और कंटेंट ये सारी चीजें मिलाते रहिए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये सोल्यूशन जरूर देखना। सा 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 हा व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25 और प्लस 2 यानी कि 27, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5-5, हर वर्ग 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 है, 55 हो गए। उत्क्षिप्त व्यंजन 2, इनको टोटल हो गए 27। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जो सा सा सा, ये संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, इसे गर्म व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, स्पर्श संघर्षी होता है चा वर्ग के जो शुरू के जो 4 व्यंजन है, यानी कि जो चा वर्ग है उसके जो शुरू के चा, छा, जा, झा, यानी कि चा और छा और जो जा और जो झा, ये 4 व्यंजन को कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्षी व्यंजन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। तो देखो, ये कोई नवीन विकसित नहीं है। यहाँ खा और ये नुक्ता यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो का, जो खा, जो गा और जो घा, ये यहाँ पर जो नुक्ता लगा होता है नीचे, इनको नवीन विकसित ध्वनियां कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? अच्छा, जिनका नाम घोष है उन्हीं को हम लोग सघोष भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं करना। चाहे घोष कहे चाहे सघोष कहे, दोनों एक ही बात होते हैं। तो हम आपको एक बार ही बता देते हैं कौन कौन से घोष हैं और कौन कौन से घोष नहीं हैं। अच्छा, जो घोष है तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो ये क्या कहलाता है? ये घोष कहलाता है। और इसमें सारे स्वर आ जाएंगे, सारे स्वर, यानी कि घोष में कैसे सारे स्वर आ जाएंगे। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाएगा। और जो अंतस्थ व्यंजन है यारा लावा, या रा लावा, वो भी इसमें आ जाएगा। और जो ऊष्म व्यंजन है उसका सिर्फ हा आ जाएगा, ठीक है। और जो अनुस्वार व्यंजन है उसका अंग आ जाएगा। अच्छा, घोष मतलब कंपन करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, क्या सघोष कहो या घोष कहो, एक ही बात है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे स्वर, यारा लावा और हा आ जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये खा ये दूसरा वर्ण है, ये चा ये पहला वर्ण है, ये माँ ये पांचवा वर्ण। राइट आंसर ये होगा। ता था ये दूसरा वर्ण है। तो राइट आंसर हमारा क्या? माँ, क्योंकि माँ कौन सी लाइन में आता है? हम सभी जानते हैं जो माँ है वो पा वर्ग का है, पा फा बा बा धा, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आप सभी लोगों को। और ये जो था है ये ता वर्ग का दूसरा है, तो दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा चलेगा। तो यहाँ पांचवा वर्ण माँ था, ठीक है। तो यहाँ ये सारे सघोष थे, इनके सिवा जो भी बच जाए वो अघोष होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है का, खा और फा ध्वनियां हैं। तो देखो, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, ये नुक्ता यहाँ पर मिसप्रिंट है तो यहाँ नहीं दिख रहा, नुक्ता लगना चाहिए इसके वर्ण के नीचे, ठीक है। इसीलिए पीडीएफ तो चाहिए, साथ में सोल्यूशन भी ध्यान रख लो। इनको संस्कृत के नहीं कहते हैं, इनको अरबी और फारसी भाषा के शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52, यानी कि टोटल वर्ण कितने होंगे? 52। अगर आपसे पूछे स्वर कितने हैं तो राइट आंसर 11 मारोगे। व्यंजन कितने हैं तो राइट आंसर 33 मारोगे। जोड़ोगे तो 44 ही कर पाओगे। अब 52 कैसे होते हैं वो चीज हमने आपको क्लास में समझा दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। फिर है छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? मूल स्वर के घोष के संयुक्त वर्ण के। राइट आंसर संयुक्त वर्ण, क्योंकि जो छा है वो कैसे बनता है? वो बनता है आधा का और सा से, ये बनता है छा। और जो त्रा है, जो हमारा त्रा ऐसे बनता है तो वो कैसे बनता है? आधा ता और रा से त्रा बनता है। जो हमारा स्रा है, जो ये वाला, तो ये किससे बनता है? ये सा और रा से बनता है, स्रा। और जो हमारा ज्ञा से ज्ञानी है तो ये कैसे बनता है? ये जा और यहाँ से बनता है, तो ये ज्ञानी होता है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखना, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये इनकी संख्या 4 होती है। ओके, चलो अगला। हिंदी शब्दकोश का छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? राइट आंसर का। तो देखो, छा को जो हम लोग लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, आधा का और सा, यानी कि का के बाद में आता है छा, तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो इसको सबको जरूर ध्यान रखें। अच्छा, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, यहाँ पर भी जो त्रा है वो किसके बाद आएगा? ता के बाद आएगा। जो ज्ञा है ये किसके बाद आएगा? जा के बाद आएगा, ठीक है। आप ये ना समझना ज्ञा से ज्ञानी सबसे लास्ट में होता है, छोटे बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगला, जो ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ये गलत है, क्योंकि एक वर्ण आधा होना चाहिए शुरू में। ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी है। ज्यादा सोचेंगे नहीं, जब हमारा आंसर मिल गया तो हम आगे क्यों बढ़े ऑप्शन को। चलिए
घा उच्चारण का स्थान कौन सा है, घा उच्चारण का स्थान का कौन सा है। तो अगर आप ये समझो कि घा ये किसका है, कौन से उसका है, ये होता है का, खा, गा, घा, और ये का वर्ण का। तो हमने आपको भी सबसे पहले ही बताया अकुहा विसर्जनी नाम कंठ, यानी कि कंठ का है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, अनुनासिक का मतलब होता है नाक प्लस मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चतुर्थाक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर, राइट आंसर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ग के जो वर्ण होता है उसको पंचमा अक्षर भी कहते हैं और उसको अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। ये क्लास में हमने बता दिया है। अच्छा, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी टाइमिंग है, 22 मिनट में क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, 15 मिनट में 22 क्वेश्चन लगभग में। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का है, और समझाते भी चल रहे हैं। अच्छा, हमने बताया था एक रा बताया था और एक ला बताया था। अच्छा, ला को बताया था हमने पार्श्विक और रा को बताया था लुंठित, इनमें उल्टा संपर्क होता है। तो आपसे ला पूछा जा रहा है तो राइट आंसर पार्श्विक लगाएंगे। ओके, आपको उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास हवा गले से समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है। तो जो कंपन पैदा करती है उसको सघोष और सघोष ध्वनियां भी कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग घोष कहें या सघोष कहें, बात एक ही है, घोष या सघोष ध्वनियां कहते हैं जो ध्वनि के जो कंपन के साथ में होती हैं उत्पन्न। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया करते हैं। कौन से, मतलब करते समय केवल श्वास का, यानी कि हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, यानी कि अल्पप्राण, कम श्वास का प्रयोग करते हैं। हालांकि अल्पप्राण महाप्राण इसमें दोनों में श्वास का प्रयोग होता है। जिन वर्णों, अच्छा यहाँ क्लास का फायदा ये है कि जब हम आप ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ते हैं तो लाइव इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कमेंट पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा, यहाँ कमेंट नहीं पढ़ते हैं, आपको सीधे आंसर बता रहे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। मुख से जब कम श्वास निकलेगी तो अल्पप्राण, और जब मुख से ज्यादा वायु निकलेगी, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मैंने और लिया था जिसमें ज्यादा वायु है, मुख से अधिक श्वास निकलेगी तो उसको महाप्राण करेंगे। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्न में से स्पर्श संघर्षी कौन है। तो ध्यान रखना, स्पर्श संघर्षी आप स्पेशल ध्यान रखो, हमने बताया था चा छा जा झा, तो ये चा छा जा जा बी राइट आंसर है, ये इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, तो ये स्पर्श संघर्षी अलग से ध्यान रखो। अगला है निम्न में से ओष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो ओष्ठ ध्वनियों के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या था ओष्ठ ध्वनियों का फार्मूला, तो मैंने आपको 7-8 फार्मूले लिखाए थे, अगर वो आपने नहीं याद किए अभी तक तो वो आप जरूर याद कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वो 7 फार्मूले एक बार में सुनिए। अकुहा विसर्जनी नाम कंठ, ईचु ऐसा नाम तालव्य, ऋतुषा नाम मूर्धन्य, लुतुषा नाम दंतव्य, उपध्वनि नाम ओष्ठ, यानी कि उपध्वनि नाम ओष्ठ, यानी कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये आपका ओष्ठ से होगा। पूरा का पूरा पा वर्ग, पा में कौन कौन से आते हैं वर्ण, पा में वर्ग आते हैं पा, और पा के बाद में आ जाएगा फा, फिर आ जाएगा बा, फिर आ जाएगा भा और माँ। आप देख लिए पा फा भा में क्या है, पा फा भा में ये लो पा फा भा में मिल गया, यानी कि पूरा। अगर इसमें कोई गलत होने की संभावना नहीं है, अगर आप ऐसे फॉर्मूला याद करके गए उपध्वनि नाम ओष्ठ, यानी कि इसको बढ़िया से याद करके जाना, एक दो बार थोड़ी ना भूल जाएंगे, सर जिम तो याद ही नहीं होता है, 1-2 बार पढ़ा फिर हमें कोई लेने देना नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छे से याद करके जाएंगे और पूरा जिससे गलत ना हो, बढ़िया तरीके से एकदम। एक क्वेश्चन है वो भी तो अपने सेंसागिरी में गलत कर लो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो, जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उन्हें उकारांत कहते हैं। तो ध्यान रखो इन्हें, जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ठीक है, चलो अगला। आपको कैसा सेशन लगा अच्छा बताइएगा। अभी मात्र 30 मिनट हुए हैं, 20 क्वेश्चन वो भी 5 मिनट में खींच देंगे। 50 क्वेश्चन 20 मिनट में मामूली बात नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो अभी हमने आपको सारा घोष के बारे में बता दिया था, जो हमारे घोष थे उनके पूरा डिटेल मैंने आपको आपके सामने लिखा। अब आपके मन में जो भी आ रहा हो फटाफट आप अपने मन में चला लीजिए कि घोष क्या होते हैं। देखो, घोष को ही हम लोग सघोष कहते हैं, ये आपको पता है। प्रत्येक वर्ग का देखो सारे स्वर आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो जाएगा, और 11 लावा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, और उस व्यंजन में हा जाएगा, अनुस्वार में ये हो जाएगा। ठीक है, और सारे स्वर हो जाएंगे, तो ये होते हैं। तो अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, पा नहीं है, ये टा भी नहीं है,
और ये देखिए ये कौन सा वर्ग है, ये पा फा, ये दूसरा वर्ण है तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर सी, क्योंकि दा किसका है, दा तो ये है, दा किस लाइन का, दा ता वाली लाइन का, ता था दा, तो ये तीसरा वर्ण है तो हमें तो तीसरा ही वर्ण चाहिए था। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सगोश होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर। तो 31 में देखिए निम्न में से कंठय ध्वनियां कौन सी है, तो भैया अकुहा विसर्जन नाम कंठ, राइट आंसर ए, और कुछ ज्यादा हमें सोचना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में उच्चारण स्थान पर आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, रिटुरसा नाम मूर्धन्य, टुरसा यानी कि पूरा टा वर्ग, टा ठा डा ढा णा, तो देख लीजिए इसमें टा ठा डा, ये नहीं ये नहीं, ये लो सी, टा ठा डा डा। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, जो नवीन मीन से जैसे नुक्ता लगा हुआ, राइट आंसर ये है। तो इसमें देख लीजिए आप नुक्ता लगा हुआ नीचे, ये देखो, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो अभी घोष के बारे में बता चुके हैं, यानी कि सारे के सारे स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और साथ साथ में जो है यारा लावा, और साथ साथ में हा और अनुस्वार, ये है। तो आपको जरूर रट जाएगा। तो ये खा तो दूसरा वर्ण है, चा तो पहला वर्ण है, माँ है पांचवा वर्ण, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, तो ध्यान रखना कई बारी तो हमें गलत हो जाता है, कई बारी तो हमें लगता है ओष्ठ है। तो अभी आपको बताया उपध्वनि नाम ओष्ठ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों, और पूरा पा वर्ग, यानी कि पा फा बा भा और माँ। तो देख लीजिए पा यानी कि हमें पूछा नहीं है, तो ये तो है। अच्छा, बा भी है, माँ भी है, ता नहीं है, ये दंतव्य व्यंजन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक जो नाक से बोला जाता है, नाक से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, जो 5 नंबर के जो व्यंजन है, जैसे णा हो गया, या हो गया, और आपका णा हो गया, जो ना हो गया, ये माँ हो गया, इनमें से ढूंढ लीजिए कौन सा। ये लोग बी मिल गया, राइट आंसर बी है हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ओ और ओ वर्ण क्या कहलाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, पहले तो हम लोग समझते हैं बना कैसे, ये बना है आ और से बना है ऊ से, आ ऊ से बनता है ओ, इसको तो कहते हैं कंठ, और इसको कहते हैं उपध्वनि नाम ओष्ठ, तो ये तो बना है ओष्ठ, ओष्ठ से, तो कंठ और ओष्ठ को मिलाकर क्या कहोगे, कंठोष्ठ कहोगे, तो राइट आंसर सी चला गया भैया। अच्छा, कंठ तालब क्या कहते हैं, एदैतो नाम कंठ तालब, यानी कि ए वाला ये कंठ तालब में जाता है। एक होता है वकाराष्ठ, यानी कि वी वकाराष्ठ, तो ये भी मैंने आपको बताया था, वी वा वकारा दंतोष्ठ, तो ये जो वा है ये दंत धन ओष्ठ से बनता है। ठीक है, तो चलो ये भी हमने बता दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। हिंदी वर्णमानक जो री है ये संस्कृत का है, इसको हिंदी वर्णमालक माना में जो है मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है। आप देखते होंगे, इसको भी पढ़ते होंगे, श्रा को भी पढ़ते हैं, आधा का में जो री लगा इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन इस री को नहीं पढ़ते हैं, ये संस्कृत में स्थान है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, बा वर्ण क्या कहलाता है, बा वर्ण क्या है, तो क्या नासिक है, क्या मूर्धन्य है, क्या ओष्ठ है, क्या कंठ तालव्य है। तो बा अगर आपको पता चल जाएगी किस लाइन में है तो आप बता दोगे। तो ये पा फा बा भा मा, तो ये पा वर्ग में है, तो हम समझ जानते हैं पा वर्ग के लिए हम क्या कहते हैं, पा वर्ग को आपको क्या है आप जानते हैं, देखो अकुआ विसर्जन नाम कंठ, ईचुसा नाम तालव्य, रुटुरसा नाम मूर्धन्य, लुतुरसा नाम उपध्वनि नाम, यानी कि पा 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 फा बा बा मा। वैसे देखो इसमें ओष्ठ चल रहे हैं, तो ये कौन सी ध्वनियां है, ये ओष्ठ ध्वनियां है। ठीक है, कैसी है, ओष्ठ। तो अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो का के बाद आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, तो घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो घा का खा गा घा गा ना, कंठ से स्थान है, अब आप समझ चुके हैं कंठ से है। तो अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन, ध्यान समझिए, स्पर्श व्यंजन साथ साथ में स्पर्श, कंठय ध्वनियां, आघोष, महाप्राण ध्वनि, यानी कि पूरी नॉलेज एक ही में पूछ ली उसने। देखो स्पर्श व्यंजन यानी कि ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है, 25 हैं। कंठ ध्वनियां होनी चाहिए, यानी कि ये सारी की सारी कंठ भी हैं, का खा गा घा गा ये सब कंठ भी हैं, लेकिन इनमें देखिए आघोष होना चाहिए। आघोष कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आघोष होता है। तो देखो ये पहला है तो ये तीसरा है, नहीं आंसर है, ये चौथा है, नहीं है, यानी कि का और खा में है। फिर है महाप्राण, तो महाप्राण में ध्यान रखना, जो महाप्राण है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण, ध्यान समझना। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण, तो दूसरा वर्ण यानी कि ये तो पहला हो गया, इसका मतलब ये भी कट गया, राइट आंसर सी, यानी कि जो खा है वो स्पर्श व्यंजन है, एक तो कंठय ध्वनियां है, एक तो आघोष है, और फिर साथ साथ में महाप्राण है, तो ये राइट आंसर खा हो गया। पूरी नॉलेज एक ही क्वेश्चन में चेक कर ले, बहुत दबा के बढ़िया तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन,
पूछ रहे हैं किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। जो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां होती हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां होती हैं, स्वर के साथ आने वाली जो ध्वनियां होती हैं, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां होती हैं, किन को कहोगे आप? तो अनुस्वार किसे कहते हैं? जो आपके स्वर के बाद में आते हैं आई, तो उसको स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां जो नाक से बोली जा रही हैं, तो उनको ही कहते हैं, जैसे अंगहा। ठीक है, पूरा लिख जाएंगे तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? यानी कि आपको बताना है विसर्ग से, ही तो विसर्ग से बना नहीं है। अच्छा, द्वित्व व्यंजन, थोड़ा सा विसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ, निसंदेह, यानी कि नी है ये विसर्ग है, तो इसमें प्रयोग हुआ है, राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा नहीं ले। कारखाना में आ की मात्रा है, अमिताभ बच्चन में छोटी की मात्रा है, बड़े या की, कलरव में कोई मात्रा नहीं है। देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है, अमात्रिक है, यानी छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, आपने सुना भी होगा। चहचाना में मात्रा है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कलरव, राइट आंसर कलरव है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो आ के साथ आते हैं, इनको ध्यान रखना है। और डिक्शनरी में इनको आ से पहले स्थान दिया गया अंग और आ को, ठीक है, ध्यान रखना, आ के साथ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, फिर आपसे पूछा जा रहा है वृत्ताकार स्वर है, यानी कि वृत्ताकार स्वर का मतलब होता है अगर हम अपने ओष्ठाकृति के आधार पर समझें, अपने ओष्ठ के आधार पर समझें, तो दो प्रकार के, एक वृत्ताकार एक अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार में अगर हम आपसे पूछें, यानी कि वो वर्ण जिसमें हमारा मुंह वृत्त के आकार क्या हो जाता है, तो जो वृत्ताकार है वो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, और जो ओ है और जो औ है, तो ये है आपके वृत्ताकार। तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, ऊ हो गया राइट आंसर, ये वृत्ताकार। बाकी जो बच गए आपके साथ वो हो गए अवृत्ताकार। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा अग्र स्वर। तो हम जानते हैं हमारे जीव के अनुसार है स्वर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपके पश्च स्वर। अग्र जो मध्य स्वर में है सिर्फ आपका बड़ा आ जाता है, और जो अग्र स्वर में है पूरे ई के खानदान आता है, ई, छोटा ई, बड़ा ई, और ई का जो खानदान होता है वो ए और ए, साथ में ध्यान रखेंगे री, तो ये होते हैं अग्र स्वर। बाकी जो बच गए वो पश्च स्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा अग्र स्वर में, है कि नहीं? चलो बहुत ही अच्छे, बहुत दबा के चल रहा है। अगला प्रश्न, विब्रत स्वर कौन सा है? यानी कि ऐसा स्वर जो हमारा जो स्वर है मुखाकृति के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, विब्रत, अर्धविब्रत, समृत, अर्धसमृत। तो विब्रत में मतलब है कि जो हमारा मुंह है वो कैसा खुलना चाहिए? मुंह का ज्यादा खुलना, यानी कि ऐसा स्वर कौन सा जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है? तो राइट आंसर है आ सबसे ज्यादा विब्रत में होता है, और इसमें सिर्फ एक ही है विब्रत में। और अर्धविब्रत की अगर बात करें तो अर्धविब्रत में दो आ जाएंगे, एक तो ए आ जाएगा और औ आ जाएगा, ठीक है। और समृत में अगर बात करें तो समृत में ध्यान रखना ई और साथ साथ में ऊ और साथ में री, बाकी जो बच गए वो उसमें चलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं, लास्ट है 50 प्रश्नों को धुआंधार कर दिया 25 मिनट में, बहुत सही। समरस स्वर कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है समरस स्वर, तो ध्यान रखना है, इसी में आपको दिक्कत होती है। समरस स्वर अभी हमने आपके सामने लिखा ई, ऊ और री, तो ध्यान रखना ई, ऊ और री सब हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है आल, यानी कि सारे के सारे ये समरस स्वर दिए रखें, ठीक है। चलिए बहुत सही। अब आप ये बताइए आपको कैसा लगा पढ़ के? इतनी फास्ट तरीके से हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए। आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, 50 क्वेश्चन 28 मिनट में, पूरा डिटेल के साथ में, माने रखता है अपने आप में, ठीक है, हल्की मिल्की बात नहीं है। तो आप जरूर इसको एंजॉय करिए। और अगली जो हमारा आ रहा है वो है, अगला जो खात्मा होगा वो होगा संधि का, यानी कि संधि आपको ढूंढने नहीं मिलेगी, एक ही बार में पूरी संधि। पहले तो हम पूरा आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, टेक्निकल बातें बताएंगे और समझाएंगे, विधिवत समझाएंगे। उम्मीद करेंगे कि एक ही लेक्चर में पूरी संधि खत्म हो जाए, और फिर जब प्रैक्टिस देंगे तो 50 क्वेश्चन ढूंढ के अच्छे क्वेश्चन वो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप सभी लोग अपने प्यारे से कमेंट जरूर नीचे लिखना है, उसमें हमें मोटिवेशन रहता है कि आपने जो लेक्चर लिया है इससे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, आपको ज्ञान आया है, और उससे हमें भी कुछ रहता है कि चलो हम भी कुछ आपकी हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।